हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता है CHSL 2022 का आंसर किया आ गया है। सबसे पहले तो आप अपने अपने मार्क्स बता दो मुझे। डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप अपने अपने मार्क्स बताना आपके कितने आए हैं। आज ना हम मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैथ्स का सॉल्यूशन 30 क्वेश्चंस है, 30 के 30। और इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज की क्लास का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी जो भी जिन बच्चों ने भी मेंस दे दिया है, अब वो CGL की तैयारी में लग गए होंगे। और आई होप CGL या CHSL 2023 के लिए अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, और चलनी भी चाहिए। अगर आप उसके लिए और मॉक लेना चाहते हो और चाहते हो कि मैं ही आपको मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं, तो आप ई मॉक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। 59 रुपीज़ में आपको करीब 30 20 50 एक मॉक मिल जाएंगे। तो 50 मॉक अगर 59 रुपये में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है ये। और इसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। दूसरा चैनल है हमारा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप कर सकते हो। तो आज ना हम मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, और मैं ना आपको वो अप्रोच बताने वाला हूँ जिस अप्रोच से ना आपको एग्जाम में करना होता है। ठीक है, मेरा बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं है। आप देख लेना, पूरे वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैथ्स ऐसे ही किया जाता है। और आई कैन गारंटी कि इससे बढ़िया अप्रोच आपको कोई नहीं करवा सकता, और इससे ईजिएस्ट अप्रोच कोई नहीं करवा सकता। ये हो सकता है कि 30 में से कोई 2 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका कोई मुझसे फास्ट कर दे, लेकिन मैं ओवरऑल बताता हूँ 30 क्वेश्चन मुझसे फास्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये है बेसिक प्लस कैलकुलेशन का, जो जो मैं करवाता हूँ ये बेसिक प्लस कैलकुलेशन का है, और इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, देखो बीच में मैं बातें नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस करता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें हैं मैं पहले ही कर लूँ। तो हम लोग 50,000 के बहुत क्लोज पहुंचने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपना कुछ रोल प्ले करो उसमें। आपको सिंपल सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। आप लोग बिल्कुल नए हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप कुछ वीडियोस मेरी देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको जरूर उसको दोस्तों को भी रिकमेंड करना चाहिए। अगर अच्छी लगती है तो वैसे मत करना। बाकी 50,000 जल्दी करवा दो। मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ दिल्ली, मैं जा रहा हूँ सैटरडे को मैं वहां पे 50,000 की पार्टी करूँ। ओके, तो भैया कर देना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चंस के लेवल के बारे में बात करें तो अच्छा पेपर था। अच्छा मतलब बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था। और एक्चुअली में मेंस ऐसे ही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आपको आइडिया अभी हो जाएगा धीरे धीरे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए प्लस 10 है। देखो बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने को, बहुत तरीके। एक तो सिंपल आप कैलकुलेशन से कर सकते हो, आई मीन वैल्यू पुट करके कर सकते हो। एक होगा वैल्यू पुट, मतलब सिंपल कॉट ए को कॉस बाय साइन करके। बट वैल्यू पुट वाला ना बेस्ट होता है, वैल्यू पुट करना है। बट एक चीज ध्यान रखना, वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे साइन की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब ना 0 बनने के चांसेस है। 45 अगर पुट करते हो ना 0, तो कैसे भी करके ना इसको हटा दो। देखो कैसे करेंगे हम ए की वैल्यू 45 पुट कर रहे हैं। ध्यान रखना, ए की वैल्यू 45 पुट कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉट 45 1 होता है, टेन 45 भी 1 होता है। साइन ए माइनस कॉस ए को मैंने ऐसे ही रहने दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पुट कर दूंगा तो 0 आंसर आ जाएगा ना, कभी भी वो नहीं करना चाहिए। तो ये देखो, ये साइन ए और ये कॉस ए। अब देखो साइन ए कॉस ए को मैं 1/√2 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 45 की वैल्यू पुट की है। ए की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है? 45। अब देखो यहां पे भी पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो क्या होता है? ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना? नहीं, ये माइनस है तो यहां प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये कट गया ना, यही मेन कारण था। अब देखो एक एक प्लस एक, ये कितना जाएगा? 3। इधर देखो 1/√2 1/√2 1/2। नीचे अगर देखे जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस में अगेन साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 1/√2 1/√2 1/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो ये 3 ऊपर आ गया 1/2 और नीचे आ गया 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सब कुछ कट कुटा के आंसर आ गया 1। और यही आपका आंसर है। आप मुझे बताना क्या आपने भी ऐसे किया, या फिर दूसरा तरीका सिंपल है कि आप इसको साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उसमें थोड़ा और ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस मुझे इजीएस्ट लगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां तक मैं दिख रहा है? दिख रहा है। सो क्वेश्चन क्या है? द HCF ऑफ टू नंबर इज 1/20 ऑफ द LCM। देखो जो HCF है ना, जो HCF है, ध्यान रखना, वो LCM का 1/20 है। यानी कि अगर मैं LCM को 20 मान लू ना, तो HCF कितना है? 1 है।
ठीक है, अगर मैंने एलसीएम को 120 माना तो एचसीएफ कितना है, 1 है। ये दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, आगे देखो क्या है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 96, जो पहला नंबर है ना वो क्या है 96, और आपको ना दूसरा नंबर निकालना है। ओके, दूसरा नंबर निकालना है, और ये भी दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इज 456। डिफरेंस कितना है, 456। देखो क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, हमने एलसीएम माना था कितना 20, एचसीएफ कितना माना हमने 1, ये इन्होंने रेशियो दे रखा, तो बताओ डिफरेंस कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 19। कितना डिफरेंस है, 19। इन्होंने कितना दे रखा है 456, तो बताओ 456 किसकी वैल्यू है, 19 की। हमें चाहिए किसकी, हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं फिर एलसीएम निकाल देंगे। तो 19 दूनी 38, 19 चौके 76, तो यहां से 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24, यानी कि एक्चुअली में एचसीएफ कितना है 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24 इंटू में 20, 480। यहां से हमने एलसीएम और एचसीएफ एक्चुअली वाला निकाल दिया है। अब देखो कभी भी ना जैसे दो नंबर है एक्स और वाई, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना वो इक्वल होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू में एचसीएफ ऑफ एक्स वाई। ये हमेशा ध्यान रखना, x इंटू वाई के इक्वल होगा। तो x तो देखो पहला नंबर 96 है, दूसरा हमें पता नहीं। एलसीएम ऑफ एक्स वाई कितना है 480 है, और एचसीएफ कितना है 24 है। तो 24 से कटाइए 4, 4 से कटाइए 120, y इज इक्वल टू 120। ये वाला जो मेथड है ना हमारा, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी वाला मेथड, ये यहाँ पे भी काम आएगा। आप मेरे गणित के प्राइम टाइम में, अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, बिल्कुल भी घबराना मत कि तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया, आगे पीछे हो रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस है 30 के 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, इसमें हम सारे क्वेश्चंस किया करेंगे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत दिनों से ना एसएससी वालों ने पूछना छोड़ दिया था। ये क्वेश्चंस हमारे टाइम में आया करता था जब हम 2016-17 का पेपर देते थे ना, उस समय यूं कह लो कि एसएससी के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक था। अब कम कर दिया था। तो देखो इसको कैसे करोगे, मेनली आपके पास गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मैं उसको उधर लिख चलेगा, कोई दिक्कत। अब मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने साइन थीटा कॉस स्क्वायर के इक्वल लिख दिया। अब मैं देखो यहाँ पे क्या है, कॉस की पावर 8 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन की क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो मैंने क्या किया, कॉस थीटा के बदले पुट कर दिया है। बेसिकली साइन थीटा कॉस स्क्वायर के इक्वल है ना, तो कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट साइन थीटा, पुट करोगे ये आ जाएगा। पावर बेसिकली हाफ हाफ हो रहा है। अब ये जो है ना, अगर गौर से देखोगे ना, ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा, आपको लगेगा सर आप तो करते आ रहे हो, आपको तो पता चल जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल देखो, कभी भी ना यहाँ पे भी स्क्वायर हो, यहाँ पे भी स्क्वायर और बीच में कभी भी 2ab टाइप का कुछ दिखे तो समझ लो फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका स्क्वायर बन गया है, इसका स्क्वायर बन गया। अब देखो अभी भी आपको कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर को ऐसे रहने दो। क्या मैं साइन थीटा के बदले कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, अरे क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे करना था इस एग्जाम में। देखो कितना फास्ट फास्ट हो रहा है। अब आप लोग सोचते रह जाओगे कि कितना मतलब कैसे हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया है, कोई ट्रिक्स नहीं लगाया है, सब बेसिक है, सब बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन था और कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। देखो क्या है, एक सिटी है, उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो 2% है, और 2020 में उसकी पॉपुलेशन कितनी है 1,50,000। तो 2023 में कितना होगा, यानी कि 3 साल में कितना बढ़ा, आपको यही बताना है। 2020 से 2023 में 3 साल हो गए ना, और हर साल कितना बढ़ रहा है 2%। 2% का मतलब होता है 100 से 102, यानी 50 से 51। पहले साल भी 50 से 51, दूसरे साल भी 50 से 51, और तीसरे साल भी 50 से 51। तो मैंने बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करवाया और मैंने स्टेप के भी क्वेश्चंस करवाए। तो 50 इंटू 50 इंटू 50 कितना होगा, 25 125 पे 3 जीरो, यानी कि अगर 12,500 है, ठीक है, 1,25,000 पॉपुलेशन है ना, तो वो कितना बन जाएगा 51 का क्यूब। 51 का क्यूब कैसे करोगे, पहले स्क्वायर कर दो, 2501 2601। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक तो 2601 को मल्टीप्लाई कर दो 51 से, कर दो जैसे आपको करना है। 1 1 जा 1,
26 एकम 26 और 5 31 के एक हासिल 3। ओके, और 26 इंटू में 5 कितना होता है? 130, 135, ये आ जाएगा 1 लाख। एक 26 5 31, एक हासिल 3, 26 पंचे, सॉरी 260 इंटू में 5 करना पड़ेगा यार इसमें। मल्टीप्लीकेशन में देखो यहाँ थोड़ा सा हो गया है। देखो 51 का स्क्वायर तो 2601 आ गया, ठीक है, 2601 आ गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करना किससे? 51 से। इसको हमें 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो पोल क्रॉस पोल से करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 260 इंटू 1 260 प्लस 5 265 का ये 26, 26 इंटू में 5 कितना होता है? 1300, 1326, ये आ जाएगा ये 1,03,2651। ओके, यानी कि 1,25,000 जो है ना वो इतना बन जाएगा। बट ध्यान रखना कभी भी 2% हो, 3% हो तो क्वेश्चन ना डिफिकल्ट हो जाएगा इससे। तो बेसिक तरीका क्या है, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। जैसे 1,50,000 है ना, तो अगले साल ना ये बढ़ के 51 से 50 हो जाएगा, अगले साल भी यही होगा, और उसके अगले साल भी यही होगा। 51 से 50 क्यों किया मैंने? सिंपल 102 था ना, 100 से 102 था तो कट के 51 से 50। अब अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं ना, देखो ये जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, 5 5 जा 25, 25 6 जा 25 6 जा 150। अब देखो 51 51 51 क्यूब तो अभी भी निकालना था, वो हमने निकाल रखा था, ठीक है। 1,32,651 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कर देते हैं सॉल्व। 5 दूनी 10, अप्रोक्स तो ला ही सकते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 6 के 30, 5 25, 5 3 15, ये आ गया 26,350। 5 से कट करने के बाद मैंने 51 को 50 बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अप्रोक्स से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कर दो। कैसे करोगे? 26,530 को 6 से करेंगे तो पहले मैंने क्या किया? 20,000 को मल्टीप्लाई किया। देखो कैसे किया मैंने पहले कर दिया 20,000 को मल्टीप्लाई, किसको? 20,000 को। 20,000 को 6 से किया तो कितना? 1,20,000। फिर मैंने 6,000 को 6 से किया तो 3,600 या 36,000। फिर मैंने 5 को किया 3,000, और फिर मैंने 30 को किया 180, ठीक है। सो 0 8 1 6 3 9, 1,59,180 दिख गया ये। ओके, एक हमने कम लिया था इसीलिए, वरना वो भी एक आ जाता, ठीक है। तो 1,59,180। ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा क्या था? कैलकुलेशन था। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को ना एग्जाम में थोड़ा लेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, मतलब मुझे ना इसमें 7 8 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे लगे, जो बेसिकली एसएससी सीजीएल में ना बहुत सालों से दिख नहीं रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद वो 2023 का भी अच्छा पेपर बनाए। फिर देखो क्या है, इन अ 1200 मीटर सर्कुलर रेस, एक 1200 मीटर का ना एक सर्कुलर रेस है, ठीक है, ये है। ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। ए और बी ने क्या किया? यहां से इधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया। कौन? ए और बी। और स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर और 26 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, एक की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और एक की है 17 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ ए को कितना टाइम लगेगा? ए को लगेगा 1200 मीटर कितनी देर में? 18 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 मैंने मीटर पर सेकंड में कर दिया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 240 सेकंड। कितना? 240 सेकंड। यानी कि ए को ना एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 240 सेकंड। बी को कितना लगेगा? सेम 1200 को यहां पे तुम्हें क्या करना था? 27 करना था, क्योंकि 27 था ना। तो 5/18, 9 तिया 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 800 2 400 को तो 9 9 9 9 9 9 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 5 15, 800 160, ठीक है, 160 सेकंड। अब देखो ए को एक चक्कर लगाने में 160 लग रहा है और बी को एक चक्कर लगाने में, सॉरी, ए को लग रहा है 240 और बी को कितना लग रहा है? 160। दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। अगली बार ये कब मिलेंगे? जब दोनों का एलसीएम सेम होगा। एलसीएम 240 और 160 का एलसीएम लगा निकाल दो, 480। ये आपका आंसर है, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। अभी आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है टाइम स्पीड वाले में, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो, मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इज 1 लाख, सॉरी 18,000। मार्क प्राइस कितना है? 18,000 है। ध्यान रखना, मार्क प्राइस है हमारा 18,000 और एक शॉपकीपर जो है ना वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है और स्टिल
10% प्रॉफिट कमा रहा है। ध्यान रखना, 40% का डिस्काउंट दे रहा है और 10% प्रॉफिट कमा रहा है। एक तरीका तो ये है, देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ना जो बेसिकली एक रेशियो होता है ना, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, बट मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूला यूज ना करो, आप बेसिक यूज करो, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, ताकि देखो यहां पे तो ये यूज हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो इसीलिए देखो, मैं आप ना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो देखना, मैंने ना हर चैप्टर में ना एक ही मेथड करवाया है और इस टाइप का मेथड करवाया है कि हर क्वेश्चन पे वही चीज यूज होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है, ये तीनों का रेशियो निकालते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले तो डिस्काउंट है 40%। 40% डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपए का सामान 6 रुपए में, 5 रुपए का सामान 3 रुपए में, यानी कि अगर मार्क प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपए है। ये रेशियो आ गया सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। और देखो, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या दे रखा है, प्रॉफिट कमा रहा है 10%। 10% का प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपए का सामान 110 रुपए में, 10 रुपए का सामान 11 रुपए में। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 10:11। अब क्या करो, पड़ोसी को बिठा दो 11 और यहाँ 3, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 30, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 33 और मार्क प्राइस आ जाएगा 55। ओके, मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, 55। तो यहाँ पे रेशियो आ गया 5:11। ओके, मेनली हमने रेशियो के लिए किया है। अब देखो क्या दे रखा है इसने, मार्क प्राइस है 18,000, यानी 18,000 जो है वो क्या है, मार्क प्राइस, और हमारे अकॉर्डिंग मार्क प्राइस कितना है, 55। 18,000 किसकी वैल्यू है, 55 की, चाहिए किसकी, कॉस्ट प्राइस, तो बेसिकली 33। तो 11 तिया 33, 11 पचे 55। ठीक है, 5 तिया 15, अच्छा सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, हाँ 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 हाँ, 5 6 30 11। ओके, 10,800, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 नंबर 99, फिर 98, 11 8 88, 9800 समथिंग, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना होता है इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो उस वाले से भी कर सकते थे। क्या फॉर्मूला था, बेसिकली कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहां से सीधा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट था 40%, तो 60, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 110, तो इसका रेशियो आ जाएगा 6:11। ओके, 6:11, हमारा भी इतना ही आया है, 6:11 भी आया है। बट अब ये वाला जो तरीका है ना, ये आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे, ये वाला सब पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लिख लेना, डायरेक्ट आ जाएगा इससे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ये भी एलसीएम एचसीएफ से ही है। देखो, द एचसीएफ ऑफ two number is 11 and their LCM is 693। हाँ, HCF जो है ना दो नंबर का, वो है 11 और LCM कितना है 693। अब कह रहा है कि अगर एक नंबर 77 है तो दूसरा क्या होगा। अभी मैंने बताया था ना कि दो नंबर का जो HCF इंटू LCM होता है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। एक्स मान लो दूसरा नंबर, तो 11 7 7 से इसको कट किया, 7 नंबर 63, 99, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 99। ये क्वेश्चन इजी था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, बीच बीच में इजी भी होने चाहिए ना। अगले में देखो, हमें ना मीडियन निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मीन भी पूछा जा सकता है, मोड भी पूछा जा सकता है, मीडियन भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मीन निकालना, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ दो, सम कर दो, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो। अगर आपसे पूछा जाता मोड, मोड यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा ना, तो मोड इसका निकलना थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा, वो आपको नहीं आएगा एग्जाम में। फिर आता है मीडियन। मीडियन होता है जो ना एक्चुअली में बीच में पड़ता है, किसमें आता है, बीच में पड़ता है, और इन सबको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, हालांकि वो थोड़ा टेक्निकल टर्म है मैथ्स का, उसमें जाना नहीं है आपको। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना होगा, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, मर्जी आपकी, जैसे लिखना चाहो लिख दो। तो बेसिकली देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ठीक है, सबसे छोटा लिखते हैं पहले, क्या है 12.3, दूसरा क्या है 13.5, फिर तीसरा क्या है, तीसरा देखो 100, ये कट गया, ये भी कट गया, फिर है हमारा 114.1, फिर है 116.1, फिर है 118.7, फिर है 121.3, फिर है 129.75,
और फिर कौन सा है 129 के बाद 136.6। देखो, हालांकि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 8 टर्म है ना, 8 टर्म कितने थे, 8 थे ये टोटल। अगर आप जोड़ोगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टर्म है, 8 टर्म है। तो इसको हम बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं हम इसको, एन। एन या तो हमारा ऑड होगा या इवन होगा। इसके एक और क्वेश्चन आएगा अभी, एक क्वेश्चन और है, इसमें 2 पूछा गया था। तो ऑड वाले में क्या करते हैं हम, सिंपल n+1/2 टर्म। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 टर्म। और इवन वाले में क्या होगा, इवन वाले में मीडियन का फॉर्मूला देखो ये होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2, यानी जो बीच में पड़ता है। अब जरा गौर से देखो, मैं क्या करता हूं, एक इधर से काटा, 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 एक इधर से काटा। अगर मीडियन होता ना तो एक ही बचता, अगर सॉरी एन ऑड होता ना तो बीच एक ही बचता, लेकिन इवन है तो 2 बचेगा। तो जो 2 बचा है ना उसको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, 116 118 कितना होता है, 234.8 डिवाइडेड बाय 2, तो 117.4, 117.4। ये मैंने 118.7 ही था ना, 18 117.65 क्यों आ रहा है यार, आंसर तो यही है 116, किधर था 116.6, अच्छा ये 6 था, ध्यान रखना, ओके ये 6 था, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 235.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब तरीका सीख गए ना, ऐसे ही करना होता है। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे हम, आएगा आगे आगे। देखो क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ अरुण एंड भारती इज 24 ईयर। अरुण और भारती का जो उम्र है ना उसका सम है 24 ईयर। ओके, अब अरुण बड़ा है इसमें, अरुण इज ओल्डर। इफ द एज ऑफ अरुण एंड भारती इज डबल्ड, अगर इनको डबल कर दिया जाए, ध्यान रखना इनको डबल कर दिया जाए तो डिफरेंस 8 साल है। ध्यान रखना, अगर एज को डबल कर दिया जाए तो डिफरेंस 8 साल हो जाएगा। एक नंबर है मान लो 2 और 4, बताओ इसका डिफरेंस कितना है, 2 और 4 का डिफरेंस, बोलोगे सर 2 है, बिल्कुल है। अब दोनों नंबर को डबल कर दो, 2 को 4 बना दिया, 4 को 8 बना दिया, अब डिफरेंस कितना हो गया, फिर डबल हो जाएगा। पहले 2 था डिफरेंस, अब 4 हो जाएगा डिफरेंस। तो यहां पे क्या हुआ, डिफरेंस डबल करने के बाद 8 आ गया ना, तो पहले कितना होगा इसका डिफरेंस, ऑब्वियस ही बात है 4 साल, यही तो है ना। या इसको ऐसे देखो कि अगर मैं उम्र को डबल कर दूं तो a+b 48 हो जाएगा, क्यों, और इसका डिफरेंस कितना है a-b 8, ऐड कर दो, 2a इज इक्वल टू 56, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। बट ध्यान रखना ये 28 तब आया जब डबल है, तो पहले कितना रहा होगा 14, और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 है, और यहाँ पे करोगे तो 20 आ जाएगी वैल्यू। तो ये इसका आंसर है। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द एज ऑफ अरुण, अरुण की उम्र 14 साल है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद है ना फॉर्मूला, वही लगा है इसमें। देखो साइन ए दे रखा है 8/17, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, 10th में सबने मैथ्स पढ़ी है, 10th में है ये। अब हमें निकालना है कॉट ए प्लस सेक ए। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो देखो बेस कितना है, अगर परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो बेस आ जाएगा आपका 15। ठीक है, ये आपको पाइथागोरस आता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी 15/8, और हाइपोटेनियस कितना है 17, और बेस कितना है 15। कर दो 15 15 225, अरे 15 15 225, और 17 इंटू में 8, 17 6 102, 34 136 अपॉन में 120, कर दो 261 अपॉन में 120, कर दो एक दो 240, 21/120, 221, 17 इंटू में 8 कितना होता है, 17 6 102, 34 136, ठीक है, हाँ 221 अपॉन में 120,
221 में 120 आ रहा है मेरा, ऐसा कैसे? साइन ए दे रखा है 8/17, ठीक है। परपेंडिकुलर अपने हाइपोटेनस बेस 17 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 17 का 289 में से 64 गया तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। कॉटे होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा 15 और परपेंडिकुलर है 8, बिल्कुल ठीक है। फिर है सेक ए, सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में हाँ ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस तो हमारा 17 है और बेस है हमारा 8। हाँ नहीं 15, ठीक है। 225 और 17 छः 102, 34, 136, 261 अपॉन में 120, ठीक है यार। 221 अपॉन में 120 आएगा, ये सही है, ठीक है। ये 21 होगा, एक बार बताना मुझे, शायद हमने जो पीडीएफ लिया है वो उसमें कुछ गलती कर दी है हमने, ठीक है। आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना एग्जाम में हमेशा ऑप्शन से करना, ठीक है। बाकी तो मैं तरीका बताता हूँ कैसे करोगे। द एज ऑफ अ फादर एंड सन डिफर बाय 15 ईयर, तो दोनों की उम्र कितनी है, डिफरेंस कितनी है, 15 साल। ध्यान रखना 5 साल पहले जो पापा थे ना वो बच्चे का कितना था, दुगना था। यानी देखो ये फादर और ये सन, ठीक है। फादर की उम्र जो डबल थी किससे, सन से। यानी सन की अगर 1 है तो फादर की कितनी है, 2 है। ओके अगर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। सन की अगर 2 थी तो फादर की कितनी थी, सॉरी सन की अगर 1 है तो फादर की कितनी है, 2 है। ये ध्यान रखना, 5 साल पहले है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंस कितना है, 1। एक चीज ध्यान रखना, उम्र का जो अंतर है ना वो कभी नहीं घटता, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बीतती रहेगी ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम मेरे जितना आ जाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया मैं भी तो सीखता जाऊंगा ना, मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है ना। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ओके। अनलेस अनटिल की मैं मेहनत करना छोड़ दूं और तुम मेहनत अपना बढ़ा दो, अदरवाइज डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस 1 है, हमें बनाना है 15। हमें डिफरेंस कितना बनाना है, 15, क्योंकि क्वेश्चन में 15 साल कह रहा है ना। यानी कि सन की उम्र 5 साल पहले 15 रही होगी और फादर की उम्र 30 रही होगी, ठीक है। सिंपल, क्या पूछा है आपसे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ये 5 साल पहले है, तो आज 35 और इसको भी 5 ऐड कर दो 20, तो 35 एंड 20। बाकी आप चाहो तो ऑप्शन के साथ जा सकते हो, इजीली कर देते। 35 20 है, 5 5 कम करने के बाद डबल होना चाहिए था, तो 30 और 15 हो रहा है ना। इसमें देखोगे 15 और 10 डबल नहीं हो रहा, इसमें भी देखोगे 35 और 20 डबल नहीं हो रहा, इसमें देखो 40 और 25 डबल नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, उससे भी आ जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 2 सिलेंडर है, उनका रेडियस का रेशियो दे रखा है और हाइट का भी रेशियो दे रखा है। आपको निकालना है वॉल्यूम का रेशियो। तो बेसिकली वॉल्यूम का रेशियो होता है, देखो पाई R1 का स्क्वायर H1 रेशियो पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई खत्म। R1 कितना है, देखो रेडियस है 2:1, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1। H1 कितना है, H1 है आपका 5 और इसका है 2, ठीक है। यानी कि 20:2, 10:1, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे। अब ये देखो, ये जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है, इसको कैसे करोगे, इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिखना है, तो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो क्या किया करो, इक्वल बनाने की कोशिश किया करो। कैसे बनाओगे, देखो जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये 30 है ये 15 है, इसको इक्वल बनाया जा सकता है। 17/30 है, इसको मैं 14/30 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि ऑब्वियस सी बात है 7/15 जो है ना हमेशा पहले आएगा किससे, 17/30 में। ध्यान रखना, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़ा है तो 17/30 पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, 7/15। ये 2 का निकाला है हमने। अब इनमें से अब इनको भी इक्वल बना दो, देखो 27 50 11 20, ठीक है। और चाहो तो सबको भी एक साथ बना सकते हो, जैसे देखो ये 17/30 था और ये 7/15 था, सबको सेम बनाया जा सकता है। 50 20 15 30, या तो डिनोमिनेटर को सेम बना दो या न्यूमरेटर को सेम बना दो। तो डिनोमिनेटर को बनाना यहाँ ज्यादा आसान है, 300 बना देते हैं, सबको सबको 300 बना देते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 170/300। इसको 20 से करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 140/300। इसको 6 से करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 162/300, ठीक है। 20, हाँ 25 को 150, 2 6 12, ठीक है। और इसको 15 से करोगे तो 165/300। अब खुद देख लो, सबका डिनोमिनेटर सेम है ना,
आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा नंबर ये, फिर ये, यानी कि पहले पे आना चाहिए था 17/30, जो नहीं है उसको उड़ा दो। देखो ये नहीं है, ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, अब दो ही था। अब देखो 17/170 के बाद 165, 11/20 आना चाहिए दूसरे नंबर पे, ये रहा, इसमें नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। इसको ऐसे कर सकते हो या डिवाइड करके, जैसे आपको ठीक लगे। इजी होता है ये क्वेश्चन, अगर दो होते हैं ना तो आसान होता है, बट कभी भी 4 या 5 हो ना, तो ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कर दिया, वो चीजें ना आपको कॉम्प्लिकेट करती है। ध्यान रखना, जब आप ट्रिक्स पे जाते हो ना, तो ये मान के चलो कि आप एक एक चैप्टर के ना हजार हजार क्वेश्चंस करके जा रहे हो। प्रैक्टिस होनी चाहिए फिर दबा के, उतना नहीं हो पाता है, टीचरों से हो जाता है, स्टूडेंट से नहीं हो पाता है। इसीलिए ना हर चीज में ट्रिक मत ढूंढो, जो इजी वाला है ना उसमें ढूंढो ट्रिक, जो तुम्हारा टाइम बचा सके। हर क्वेश्चन में ट्रिक मत ढूंढो। क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग 67.5 पर केजी, 67.5 पर केजी बी मिक्सड विद द राइस कॉस्टिंग। कभी भी ये मिक्सिंग वगैरह आ जाए ना, समझ लो एलिगेशन लगाना है। तो 67.5 वाले कितने किलो को मिलाया जाए 60 रुपए के कितने किलो में, ताकि एवरेज प्राइस 64 आए। कर दो, एलिगेशन लगा दो, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 3.5 और ये 4, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7, 8:7। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ टू सर्कल आर इक्वल। देखो क्या कह रहा है, दो सर्कल है, दोनों का जो रेडियस का सम है ना, जैसे मान लो ये दो सर्कल है, एक सर्कल यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। अब दोनों का जो रेडियस का सम है, मान लो इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। इन दोनों का सम जो है ना R1 प्लस R2, वो इन दोनों की डिस्टेंस के बराबर है। अरे यहां तो बीच में गैप आ गया। अब देखो, अब गैप नहीं आ रहा है। अब देखो डिस्टेंस, एक का यहां सेंटर है, एक का यहां सेंटर है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। यही तो ये कह रहा है, ये कह रहा है रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल आर इक्वल। तो ऐसा कब होता है, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करे, द सर्कल टच एक्सटर्नली। ओके, अब आ गया है तीसरा क्वेश्चन जो हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे। क्या कह रहा है, देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, इनका मीडियन निकालना है। तो अगेन मैंने बोला था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें 10, फिर 10 के बाद है 15, फिर 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 20, फिर 25 28 30, 25 28 30। असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख दिया ना। अब देखो ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, एक इधर काटो, एक इधर काटो, अगेन फिर ये बीच में आ गया ना। 35 भी था, सॉरी 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 सॉरी, इसमें 35 भी था। ठीक है, ओके, अब सब यूज हो गया। ठीक है, अब देखो 10 और 35 कट गया, 30 से 15 कटा, 18 से 28 कटा, 25 से 20 कटा, बीच में 21 बच गया, यही आंसर है। पिछली बार बचा नहीं था, तो जब बचा नहीं था तो हमने क्या किया था, दोनों को ऐड करके। तो अब दूसरा तरीका मैंने बताया था कि n अगर ऑड हो, तो देखो यहाँ पे 3 3 6 3 9 है, तो 9 है तो सिंपल n+1/2th टर्म, 9 + 1 10, यानी फिफ्थ टर्म। बस ध्यान रखना फिफ्थ टर्म इसका नहीं, या तो असेंडिंग में ऑर्डर लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आगे से भी देखोगे तो भी पांचवा टर्म ये होगा, पीछे से देखोगे तो भी ये पांचवा टर्म है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लेना चाहो। ओके, तो यहां तक हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखो, हाउ मेनी होल नंबर लाई बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। अब बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं कि 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर यानी 144 और 121 घटा दिया, 23 लिख दिया और टिक करके आ गए होंगे। इन्होंने 23 भी दे रखा है, बट इसका राइट आंसर 22 है। एक चीज ध्यान रखना, जब बात हो रही है ना, अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है, आप बोलोगे 1। अरे कैसे भैया, 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, लेकिन 2 में से 1 घटाने पे 1 आ तो रहा है। मैंने डिफरेंस नहीं पूछा है, मैंने बोला इन दोनों के बीच में नंबर्स कितने हैं। उसमें ना 2 इंक्लूड होगा ना 1 इंक्लूड होगा, ध्यान रखना। तो जब तुम 144 में से 121 की बात करते हो ना, तो एक्चुअली में 122 से लेकर 143 तक के नंबर की बात हो रही है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 22। ध्यान रखना इस चीज को,
कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना दिमाग में ना, अपने आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर सेलेक्ट करके कर लिया करो, सीधा आंसर पे मत जाया करो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गीता परचेज एन अपार्टमेंट एंड पेज ईएमआई फॉर दैट। एक अपार्टमेंट खरीदा और ईएमआई, सरकारी नौकरी में भी यही करना पड़ेगा तुम्हें फ्यूचर में, और उसका जो मंथली इनकम है ना वो 80,000 है। अब देखो वो खर्च कहाँ कहाँ कर रही है। 15% एजुकेशन पे, ठीक है। अगर उसकी 100 रुपए अगर मान लो इनकम है, तो 15 रुपए एजुकेशन पे, 40 रुपए हाउस होल्ड पे, 10% प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, जीपीएफ में, और फिर 15% इसने बचा लिया बैंक में, और बाकी का क्या किया उसने? ईएमआई दे दिया। एक बात बताओ, 40, 15, 55, 65, 15, 80 रुपए तो इसने खर्च कर दिया ना अब तक। अब कितना बच गया? 20 रुपए ना। ये 20 रुपए क्या कर रही है वो? ईएमआई दे रही है। हमारे अकॉर्डिंग कितना ईएमआई दे रही है? 20 रुपए। इनके अकॉर्डिंग निकालना है। अब सैलरी कितनी है? 80,000। तो 80,000 किसकी वैल्यू है एक्चुअली में? 100 रुपए की ना इनकम की, और चाहिए किसकी? 20 की। तो 80,000 का 20% निकाल दो, सीधा 16,000। ठीक है, ये क्वेश्चंस इजी थे। इसमें दो तीन क्वेश्चंस मुझे एंड के बड़े प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे। मतलब कोई नहीं कर सकता था, मतलब आम बच्चा नहीं कर सकता था, जो नॉर्मली पढ़ के नहीं जाता। जो पढ़ के जाएगा वो तो कर ही देगा। मतलब इजी पेपर में होता गया ना कि गधे और घोड़े दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि नहीं, जो बहुत पढ़कर गया, जो पढ़कर नहीं भी गया ना, वो भी सही कर देते हैं। इसलिए पेपर हमेशा अच्छे लेवल का आना चाहिए। अभी कह रहा अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। 3 से तभी डिवाइड होता है जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होता हो। जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होता हो। ऑप्शन नंबर 2। ये आसान था। 21वां देखो क्या है? ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। जो ए का इन्वेस्टमेंट है ना, वो बी के इन्वेस्टमेंट से 7 टाइम्स है। ध्यान रखना, ए है, ये बी है। अगर बी 1 रुपए लगा रहा है तो ए कितना लगा रहा है? 7 रुपए लगा रहा है। फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटेंगे, 7:1 में। तो देखो 2,75,000 किसकी वैल्यू है? 8 की। ओके, तो 7 की कितनी होगी? ठीक है, कर दो इसको सॉल्व। तो कैसे करोगे देखो। अब एक तरीका मैं सिंपल बताऊं, 8 से डिवाइड करो, अठी अठी 64, सॉरी 8 दूनी 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 सत्या 56, 8 पंचे 40। ये एक की वैल्यू आई है। ये किसकी आई है? एक की वैल्यू आई है। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो बाकी पैसा तो बी रख, ए रख लेगा ना। बी की वैल्यू इतनी आई है, बी इतना कर रहा है। अगर मैं इसमें से घटा दूं, 2,75,000 में से 34,000 घटाओ, तो 2,41,000। तो 2,40,825, सॉरी 625, 2,40,625। देख रहे हो, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 40 नहीं भाई, 44 बोला था ना मैंने। 75 में से 34 गए, नहीं जी 40, ठीक है। घटा के देख लो, यही आएगा 2,40,625। ओके, इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आसान था ये तो। 20वां क्वेश्चन क्या है देखो। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ना, ध्यान रखना, वो ब्रेथ से, अगर ब्रेथ मान लो 1 है तो लेंथ कितना है? 3 है। ओके, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2700 मीटर। अगर ब्रेथ 1 है, लेंथ 3 है, तो एरिया कितना हो गया? 3 ना, हमारे अकॉर्डिंग। बट इन्होंने दे रखा है 2700। तो बताओ 2700 किसकी वैल्यू है? 3 की। 2703 की वैल्यू है। चाहिए किसकी? ब्रेथ की पूछिए, तो ब्रेथ तो 1 ही आएगा ना। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 300, हाँ यहाँ स्क्वायर भी होता ना, स्क्वायर भी होता, तो इसको एक्स से कर लो। ठीक है, ये एक्स है, ये 3x है। ओके, तो एरिया क्या आ जाएगा? 3x² विच इज इक्वल टू 2700। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी कि ब्रेथ है 30 और लेंथ कितना है? 90। ओके, इस तरीके से करोगे। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। क्या है 24वां क्वेश्चन? दो रेफ्रिजरेटर है, नहीं 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 नहीं, दो रेफ्रिजरेटर नहीं है, 10 रेफ्रिजरेटर, आर से कर दिया मैंने डिनोट, और 5, सॉरी 4 मोबाइल, टुगेदर कॉस्ट 2,10,000। ओके, 2,10,000 रुपए। ओके, और 6 रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल कॉस्ट 1,22,000।
ओके, तो आपको क्या निकालना है? द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर प्लस टू मोबाइल फोन, इसका कॉस्ट निकालना है। तो उसके लिए तो रेफ्रिजरेटर और पहले मोबाइल का निकालना पड़ेगा ना, बी नहीं है, एम है। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 12 रेफ्रिजरेटर 4 मोबाइल इज इक्वल टू 2,44,000। अब इसमें से ये घटा दो, तो 2R इज इक्वल टू 34,000। यहां से रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट आ गया 17,000। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट तो 17,000 है प्लस में। अब मोबाइल का देखते हैं, 17,000 पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो। जैसे यहाँ पुट किया 17 छोके 102, 102 घटा दो तो दो मोबाइल फोन का आ जाएगा 20,000। पुट कर दो, मोबाइल फोन का आ गया 10,000। मोबाइल फोन कितने का है? 10,000 का, तो दो मोबाइल फोन 20,000 का, ऐड कर दो 37,000। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बहुत इजी थे कुछ क्वेश्चंस तो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत प्यारा है लेकिन फंस जाते हैं कई बार बच्चे इसमें। क्या है? एक सम ऑफ मनी है, वो ना दिख रहा है, दिखने में दिख, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। देखो एक अमाउंट है, वो 1 रुपए से 2 रुपए हो जाता है। ठीक है, कितने साल में? 4 ईयर में, और सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, 1 रुपए से 2 रुपए हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है कितना इंटरेस्ट कमाया गया है? 1 रुपए। ठीक है, अब आपसे पूछा है इन हाउ मच टाइम विल इट बी बिकम 7 टाइम्स। 1 रुपए से 7 रुपए कितने दिन में होगा? अगर 1 रुपए से 7 रुपए हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना है? 6 रुपए ना। एक बात बताओ, 1 रुपए कमाने में अगर 4 साल लग गए तो 6 रुपए कमाने में कितना लग जाएगा? 24 साल। क्वेश्चन आगे पीछे है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। देखो एक काम है जिसे ए भाई साहब 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, और सी उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। आज जो हमारी गणित की प्राइम टाइम आती है ना, मैथ्स गणित का प्राइम टाइम, उसकी वीडियो नहीं आएगी बिकॉज कि उसके बदले में ये अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसीलिए नहीं डाल रहा मैं। तो 30, 50 और 40 का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है? 300 नहीं 600, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 600। तो यह आ जाएगा आपका 20, यह आ जाएगा 12, और यह आ जाएगा 15। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है ए बी और सी की। अब क्या पूछा है? इफ ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे। देखो पहले दिन तो ए ने काम किया बी के साथ, ओके, और अगले दिन ए के साथ सी ने काम किया, फिर अगले दिन ए और बी ने काम किया, फिर अगले दिन ए और सी ने काम किया, और इस तरीके से काम पूछा है कितने दिन में संपन्न हुआ। तो देखो पहले दिन ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? 20 + 12 32 काम। अगले दिन ए और सी मिलकर कितना करेंगे? ए 20 कर रहा है, ये 15 कर रहा है, 35। फिर अगले दिन 32, फिर 35, ऐसे चलता रहेगा। तो गौर से देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 67 वर्क। 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 67। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि 600 है ना, 600 से नीचे वाले में 67 का मल्टीपल कौन सा है? तो 6 को 8 से करें तो 480 और 56 536। ओके, तो आप बताओ 536 काम होने में, 536 काम होने में, क्योंकि मैंने 8 से किया तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा, यानी 16 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन लग जाएंगे। अब मैं जब 17वें दिन के बारे में बात करूंगा, 17th डे, ध्यान रखना पहले दिन कौन कर रहा है? ए और बी, दूसरे दिन ए और सी, तीसरे दिन ए प्लस बी। तो बताओ 17वें दिन कौन काम करेगा? पहले दिन भी बी कर रहा है, तीसरे दिन कर रहा है, पांचवा करेगा, 17वां करेगा। 17वें दिन ए और बी ने 32 काम कर दिया। अब देखो जब 17 दिन कंप्लीट हुआ ना, तो 568 काम हो चुका है। कितना काम? 568 काम हो चुका है। कितने दिन में? 17 दिन में। 17 दिन में 568 वर्क हो चुका है। बचा कितना? 600 में से 568 कराओ 32, करेगा कौन? ए और सी मिलकर 35। 17 32 बटा 35, ऑप्शन नंबर 2 ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगला देखते हैं। दो ट्राइंगल है XYZ और PQR, ये सिमिलर है। ओके,
एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर सिमिलर। देखना इधर, ये एक्स वाई और जेड है। ओके, ये एक्स वाई और जेड है। एक और ट्राइंगल है पी क्यू और आर। ध्यान रखना ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर की खासियत ये होती है कि उनके जो साइड्स वगैरह होते हैं वो रेशियो सेम होता है, एंगल से सॉरी हाँ रेशियो सेम होता है और एंगल भी सेम होता है। अब देखो एक्स वाई जो है ना वो 6 दे रखा है और पी क्यू दे रखा है 1। ये रेशियो है किसका, साइड का। तो बताओ एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, तो 6 है तो 36 और 1 है तो 1, यानी एरिया का रेशियो आ जाएगा 36:1। ओके, एरिया का अगर मैं एक्स वाई जेड बात करूं तो 36 और पी क्यू आर कितना 1। अब पी क्यू आर का एरिया दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 36 की कितनी होगी 216। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। 27वां। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये वैसे 26वां क्वेश्चन है। देखो क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 100 बंदे हैं, ठीक है, तो 80 बंदे ने वोट नहीं दिया है। सॉरी, कितने, 20 बंदे ने वोट नहीं दिया है। कितने बंदों ने वोट दिया है 80। इन्होंने वोट दिया है, ध्यान रखना। 40 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब 40 वोट इनवैलिड हो गया। ध्यान रखना हमने 100 माना था और यहां 40 आ गया। तो कभी भी अगर नंबर भी आ जाए इस तरीके से तो इसको मैं एक्स लगा दो। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें से 80 में से 40 वोट्स इनवैलिड था। अब अगर मैं इस 80x देखूं ना, 80x में से 40 जो है वो इनवैलिड है। तो बताओ वैलिड वैलिड कितना होगा 80x माइनस 40। ये वैलिड है ना, ये वैलिड वोट है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। द विनर गॉट 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट। रजिस्टर्ड वोट 100x है, ध्यान रखना रजिस्टर्ड वोट 100x है, उसका 42% मिला है, यानी कि विनर को कितना मिला 42x। ओके, तो बताओ एक बात बताओ, 80x माइनस 40 जो है ना ये वैलिड वोट था। अगर मैं इसमें से 42x घटा दूं, 42x घटा दूं तो कितना बचा 38x माइनस 40। ये किसको मिला, ये लूजर को मिला है, जो हारा है। ओके, जो हारा है। ठीक है, अब ये कह रहा है द विनर गॉट 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स एंड वाज डिक्लेयर्ड द विनर बाय 112 वोट्स, यानी 112 वोट ज्यादा मिला है किससे, लूजर से। यानी मैं कह सकता हूं कि विनर माइनस लूजर। सॉरी 40 था ना, कितना दे रखा है 112। इसको सॉल्व करो, 4x प्लस 40 आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस 72। x की वैल्यू आ गई 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। क्या पूछा था, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। 100x था ना, 100 इंटू में 18, 1800। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे बहुत इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 26वां। एवरेज ऑफ निकालना आपको, पहले 5 इवन नेचुरल नंबर के ना स्क्वायर का एवरेज। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर है ना उनका एवरेज। ओके, उनका एवरेज। तो पहले एक फॉर्मूला होता है 2n+1 2n+1 अपॉन में 6, यही होता ना, 3 5 और 1 6 11। नहीं, डिवाइडेड बाय 3 होता है, शायद 3 होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है मैं भूल रहा हूँ, n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये होता है सिग्मा एन स्क्वायर का सम। ओके, ध्यान रखना सिग्मा एन स्क्वायर का सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम ये होता है। अगर इवन हो तो देखो कैसे करोगे। पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, फॉर्मूले वगैरह के पीछे मत भागा करो, कर लिया करो। पहले 5 इवन नेचुरल नंबर क्या क्या है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। ऐड कर दोगे 220 आ जाएगा। और कितने नंबर थे टोटल 5, तो एवरेज कितना आ गया 44। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। ये पहले n नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है ना उसका सम है। ठीक है,
अब इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बट ये इवन नंबर तो बन ही नहीं रहा ना, ये कॉन्जिक्यूटिव तो बन ही नहीं रहा, तो इसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन नंबर है। इवन में क्या होगा कि पहला एक है, फिर चार है, पहला दो है, फिर चार है, फिर छः है, फिर आठ है, फिर 10 है। उसमें से हालांकि दो कॉमन लेके किया जा सकता था, बट बेवजह कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं वो चीजें, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आंसर है 44। इसको मैं बोलूंगा आपको कि डायरेक्ट कर लेने के लिए, फॉर्मूले के पीछे ना भागो। देखो फॉर्मूला ना कम से कम यूज करो, क्यों? याद ना करना पड़े ज्यादा। ठीक है, याद चीजें ना फिर रहती नहीं है एग्जाम में, भूल जाओगे, क्या करोगे? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सही करते हो या गलत करते हो, ये सारा डिपेंड करेगा आपकी इमेजिनरी पावर पे, कि आप कितना इमेजिन कर पा रहे हो। देखो क्या है, एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसको असेंबल किया गया है 125 छोटे छोटे क्यूब से, जो एक एक सेंटीमीटर का है। ध्यान रखना, उसको ना छोटे छोटे क्यूब को रख रख के टोटल 125 क्यूब, जैसे मान लो एक छोटा सा क्यूब है, ठीक है, इसके साथ एक और क्यूब रख दिया गया है, देख रहे हो? ऐसे ही फिर यहां से एक और क्यूब रख दिया गया, ऐसे बहुत सारे क्यूब करके मेनली क्यूब बना दिया गया है। अब देखो क्या कह रहा है, वन क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ ईच ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। मैं थोड़ा मंगवाऊंगा ताकि आपको ना दिखा के बता सकूं मैं कैसे होगा। तो मेनली क्या हो रहा है ना, कि जैसे अगर आप क्यूब देखोगे ना, तो क्यूब ऐसा दिखेगा ऊपर से, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे, 5 इधर 5 इधर, ठीक है, मतलब ऐसे दिखेंगे। तो इसने क्या किया है ना, बीच में से एक रिमूव कर दिया है, एक इधर से रिमूव किया, एक उधर से रिमूव करेगा, एक इधर से, इधर से, टोटल 6 साइड होते हैं ना, 6 के 6 साइड से एक एक रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सबसे पहले तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पहले अगर मैं पूरे क्यूब का देखूं तो क्या होता है, 6 a² यानी 6 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 यानी 150। अगर मैं पूरे क्यूब के बारे में बात करूं तो क्या आ जाएगा, बेसिकली 150। लेकिन लेकिन क्योंकि रिमूव किया गया ना, उससे ना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इमेजिन करके देखो, मतलब अगर मेरी ड्राइंग भी बहुत खराब है यार, इस पे क्यूब है क्या? अब जैसे इसमें क्यूब कहाँ है, 2D क्यूब तो 3D में आता है ना, ये है जैसे, आ क्यों नहीं रहा? ओके ये देखो, ये चीज बवाल चीज है यार ये। अब देखो इसमें से ना, इसमें से इधर से मान लो ये बहुत सारे क्यूब से, इसमें से ना एक छोटा सा क्यूब यहां से निकाल दिया गया है। ठीक है, जो उसको निकाला जाएगा ना, ध्यान रखना, जिसको निकाला जाएगा, ठीक है, अब निकाल कर एक कहीं साइड में रखा गया होगा, ठीक है, तो वो साइड में मान लो ये है, ठीक है, ये है साइड में। अब जब ये निकलेगा ना, एक तो देखो अगर आप डीप देखोगे ना, तो अंदर कुछ सरफेस एरिया होगा, एक ये वाला सरफेस एरिया रहेगा, एक ये वाला रहेगा, एक ये वाला रहेगा, एक ये वाला रहेगा। ऊपर ऊपर का नहीं रहेगा, बाकी सबका रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो वो खाली है ना, नीचे भी है, ध्यान रखना, नीचे भी है, चारों साइड में भी है, लेकिन ऊपर का खाली है, ऊपर का बिल्कुल खाली है, तभी तो आपको बॉक्स दिख रहा है ना। लेकिन ये वाला जो फेस है ना, 1 2 3 4, ऐसे 4 फेसेस ना बढ़ गए हैं, 4 फेसेस बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं 4 फेसेस? बिकॉज कि चारों साइड से वो खाली हो गया है, बिल्कुल खाली हो गया है। नीचे वाले को हम ऐड नहीं करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाले को तो हम बिल्कुल हटा देते हैं, नीचे वाला ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब बाहर वाला जो बचेगा ना, ये वाला जो एरिया है, उसमें उसका साइड कितना है, 1 है, तो बेसिकली 1 का बन जाएगा 4, एक साइड का 4 है, और ऐसे ना 6 साइड है, 6 साइड है ना, तो 6 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 24। ओके 24। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 150 में 24 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 174। ये ना आपकी टोटली डिपेंड करेगा आप इमेजिन कितना कर पा रहे हो। अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन होना थोड़ा सा टफ है आपके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 174। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 174। ओके, बाकी एक बार फिगर आएगा तब मैं और ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपसे पूछा गया है एक तरह से वेन डायग्राम का भी। ठीक है, समझो किस टाइप का है, और ये क्वेश्चन आपका टाइम लेने वाला है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इन ग्रेड 11 इन अ स्कूल 28 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिजिक्स,
17 ऑप्टेन फॉर बायोलॉजी एंड 20 ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। जैसे ही 3 सब्जेक्ट बोला ना उसने, 3 बना दो। हाँ वैसे सेब भी में भी कर सकते हैं, बट जरूरत है क्या? अरे यार, अपना ये इसके लिए तो हाथ ही ठीक है। देखो 3 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है। ओके, कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। क्या पूछा है आपसे? टोटल 40 है फिजिक्स के बच्चे, फिजिक्स के 40 है, 17 है बायोलॉजी के, और केमिस्ट्री के कितने हैं? 20 है। फिजिक्स के 40 है, केमिस्ट्री के कितने थे? कुछ भी मतलब बोलना है। 4 जवाब आता है मतलब 17 और 20 है, ठीक है। मतलब गजब है भाई साहब। ठीक है देखो, तो हमारे पास कुल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। अब इस वेन डायग्राम का मतलब समझो। इसको ना 6 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, 6 या 7। जैसे इस वाले सेगमेंट का नाम हम रख देते हैं, इस वाले का नाम रख देते हैं ए, इस वाले का नाम बी, इस वाले का सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ और इसका जी। अब देखो ये कौन से बच्चे हैं। ए वो बच्चा है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, ई वो बच्चा है जो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, बी वो बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है क्योंकि इन दोनों में इंक्लूड नहीं है ना, एफ वो बच्चा है जो बायो भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, और ये जो जी है ना, जी ये पढ़ाकू है, ये हर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये दे रखा है। और टोटल बच्चे ध्यान रखना 60 थे, टोटल बच्चे 60 थे। तो इनको जोड़ के ए ई बी जी डी एफ सी, इन सबको जोड़ के 60 आएंगे। इसको जोड़ने मत लग जाना 40, 17 और 20। ठीक है, ये 11वीं क्लास का कंसेप्ट है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या दे रखा है। ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी एक लेना तो कंपलसरी है, ये नहीं कि भैया मैं ले ही नहीं रहा, पढ़ना जरूरी है, ठीक है, एक तो लेगा ही लेगा। एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ दीज स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट, 5 बच्चे वो पढ़ाकू बच्चे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। अब आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 11 ऑफ दिस स्कूल वुड हैव ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट। देखो सबसे पहले तो 5 बच्चे हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं इनमें से कोई भी एक बच्चे को उठाऊं ना, कोई भी एक बच्चा उठाऊं, वो किस में आना चाहिए? या तो वो एक सब्जेक्ट पढ़े, सिर्फ एक सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो। ऐसे कितने बच्चे हैं? ए, बी और सी है। यानी प्रोबेबिलिटी जो होगा ना वो बेसिकली ये होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन कैंडिडेट हु ऑप्टेड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो भैया देखो टोटल बच्चे तो 60 थे, टोटल बच्चे तो 60 थे, लेकिन ए, बी और सी ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोई एक सब्जेक्ट लिया है। वीडियो को रोको और आप करके दिखाओ आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट में तो नहीं आ रहा आंसर, डायरेक्ट में नहीं आ रहा है। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले अगर मैं इस वाले को देखूं, ए, ई, डी और जी, इन तीनों को मिला के कितना होना चाहिए? 40 ना। ए प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू 35 लिख देता हूं मैं। जी तो 5 पता ही है ना, तो लिखने का क्या फायदा है। आगे देखो, उधर देखा जाए तो बी ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 में से 5 गए तो 12। ये क्लियर है ना? अब देखो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो सी एफ डी, सी डी और एफ कितना है सम इसका? 20 में से 5 गए तो 15। ये आया समझ में? हमें मेनली ए प्लस बी प्लस सी निकालना, ध्यान रखना। और ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे वही दिमाग लगाना है। अब देखो
मैं इनको ऐड कर देता हूँ। देखो ए एक ही बार आ रहा है, अच्छा ए एक ही बार आ रहा है, बी भी एक ही बार आ रहा है, सी भी एक ही बार आ रहा है, ई जो है ना वो 2 बार आ रहा है, डी भी 2 बार आ रहा है, और एफ भी 2 बार आ रहा है। इसको ऐड करोगे तो 35 12 47, 47 15 62। ओके, ये 62 क्यों आ गया सम पता है? क्योंकि कुछ बच्चे डबल है। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये 60 के इक्वल थे। मैंने बताया था ना इन सबका सम 60 के इक्वल होगा। ये जितने भी बच्चे थे वो सब 60 के इक्वल थे। ए बी सी डी ई एफ जी, अब जी कितना था? 5 था। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ किसके इक्वल है? 55 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 55 के इक्वल है। यहां पुट कर दें। अगर मैं यहां पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ पुट कर दूं 55, तो क्या बचेगा? ई एक बार एफ और एक बार जी, किसके इक्वल है ये? सो ई प्लस एफ प्लस जी जो है वो 7 के इक्वल है। यहां से हमारा ई प्लस एफ प्लस जी आया, ध्यान रखना। अब यहां दोबारा पुट करो क्योंकि डबल था ना 14, तो यहां से आपका ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका 48। कैसे किया मैंने? इस 7 को दोबारा यहां पुट किया, 7 इंटू में 2 40, तो 48 आ गया। क्या आंसर था देखो? प्रोबेबिलिटी पूछा गया था ना, तो प्रोबेबिलिटी था बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी 48 अपॉन में 60, 0.8। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, ध्यान रखना। ये इसका आंसर है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और मतलब यूं कह लो कि हर किसी से नहीं होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी ने नहीं कर रखा है तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें आपको सोचनी है। बट ध्यान रखना अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो छोड़ दो यार, एक आध क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी तो होता है। टाइम बचेगा फिर करना। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इजीली कर लोगे, बट अगर कैलकुलेशन नहीं है अच्छी फिर क्या करोगे? फिर इसको दिल पे ईगो पे नहीं लेना, ठीक है? ईगो पे लोगे क्वेश्चन खराब हो जाएगा और पेपर भी खराब हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना आपका जो पेपर अच्छा जाता है या खराब जाता है ना, वो डिपेंड करता है कि शुरू में ना आपने कुछ एक क्वेश्चंस के साथ कैसे टैकल किया है। कई बार ना हम ईगो पे ले लेते हैं और फिर उन्हीं क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, और बाद में क्या होता है ना, फिर हम पछता रहे होते हैं क्योंकि उसने आपका बहुत टाइम खराब कर दिया। अब देखो क्या है, एडी इज वो 30वां क्वेश्चन था और ये 29वां है, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन है। एडी एक टेंजेंट है सर्कल का, ठीक है? और एबीसी क्या है? एक सेकेंड है, ध्यान रखना। ये है मान लो ए डी, क्या है ये? टेंजेंट है। और एबीसी एक सेकेंड है, ए बी सी सेकेंड है। कभी भी टेंजेंट और सेकेंड हो तो ये चीज ध्यान रखना कि ए डी का स्क्वायर जो होगा ना वो होगा ए बी इंटू ए सी। ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी इंटू ए सी। तो ए डी कितना है यहाँ पे? अच्छा, हमें ए डी निकालना है, एक्स मान लेते हैं। ए बी कितना है? 8, और बी सी कितना है? 10। तो जरा गौर से देखो, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू 8, और ए सी यानी 10 प्लस 8 18। 18 इंटू में 8 कितना होता है? 144। ए डी स्क्वायर आ गया 144, तो बताओ ए डी कितना होगा? 144 का रूट कर दो 12। 12 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम सी एच एस एल का जो हमारा वो हुआ था मैथ्स का पेपर, वो हमने कर लिया है। अगर आपको रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो बताना, वैसे मेरे पास टाइम कम है बिकॉज कि मुझे दिल्ली निकलना है। बट अगर आपकी डिमांड अच्छी खासी आती है तो मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी परसों तक का ही टाइम है। फ्राइडे को मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए, फिर हम इस पे तो नहीं कर पाएंगे लेकिन पैनल पे कर लेंगे, उस पर पेन टैप पे कर लेंगे। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी 50,000 पहुँचाओ, ठीक है? मैं भी थोड़ा सेलिब्रेट करूँ, आपकी भी जॉब लग जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।